हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खास क्लास लेकर आए हैं और क्लास का नाम है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी आज हम बोर्ड से जुड़े जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में आपसे, वो खास क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए एचपी टीचिंग ट्रैक के साथ। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है एचपी टीचिंग ट्रैक और आपके अपने सर हैं एचपी सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम को गवाते हुए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। स्लाइड देख के आपको पता चली गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे चैप्टर हैं साइंस के, ये हमें पता होने चाहिए। फिजिक्स में ये 4 चैप्टर हैं मोस्टली आपके: परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, और विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना हमें। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु तथा धातु, कार्बन तथा उसके यौगिकीय केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के हैं हमारे। और ये रहे हमारे 4 चैप्टर किसके? बायोलॉजी के। ठीक है, ये सिलेबस है हमारे साइंस का, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पहले कुछ एक सेट के जो है एमसीक्यूज लिए हैं, तेजी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर सॉल्व करना भी जरूरी है, तो हमने ये ऐड कर लिया है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले उपखंड फर्स्ट, इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके 7 और इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो याद रखेंगे, धारा का मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है हमारा? एम्पियर होता है। अब सिर्फ यही पता नहीं होनी चाहिए, इसकी सराउंडिंग से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये पता होना चाहिए वाट किसका होता है। तो याद रखेंगे, वाट होता है हमारा शक्ति का। ठीक है, पावर। वोल्ट किसका होता है? विभव का, विभवांतर का भी कह सकते हैं। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, और ए फॉर यहां पर एम्पियर भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। तो किस नियम से किया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है चुंबकीय बल। ये तो आपके सिलेबस में है, सीधे तौर पर पता होना चाहिए, चुंबकीय बल। ठीक है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है ये निकाला जाएगा आपका, अंगूठे के नियम से निकाला जाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये एफ हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रेरित विद्युत धारा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से, सीधे तौर पर नहीं है आपके सिलेबस में, इनडायरेक्ट तरीके से है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आपको ये दो याद रखने, चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगता है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पूछे तो चुंबकीय बल। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जिसमें हम तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखते हैं। ये वाली उंगली आपकी करंट की डायरेक्शन में रखी जाती है, बीच वाली। फिर ये आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र बी को बताती है, चुंबकीय बल को बताती है एफ को। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है बना। ठीक है, आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा। यदि आभासी तो सब में है, तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि आभासी तो बनने वाला है अवतल लेंस से आपका। ठीक है, अब बात आती है उल्टा बनेगा या सीधा, ये और देखना है आपको। तो देखिए, एक बार में पूरे क्वेश्चन को रिमाइंड कर लीजिए आप लोग, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। कौन सी की है? हमारा अवतल लेंस की पूछा। अवतल लेंस से दो डायग्राम बनते हैं। देखिए, ये है आपका डायग्राम। एक तो अनंत पर रखती है, तो अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर किरणें इधर आ जाती है हमारी पीछे की ओर, आभासी किरणें मानते हैं इनको हम, तो छोटा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और इधर की ओर बनता है। दूसरा डायग्राम क्या होता है? अनंत और मुख्य अक्ष के बीच में रख देते हैं, यानी कि 2f1 और f1 के बीच में रख देंगे, तो कहां बनेगा आपका? f1 और लेंस के बीच में बनता है आपका, यानी मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है हमारा। तो छोटा तो बनेगा ही बनेगा हमारा। इसके अलावा कैसा बनेगा आपका? आभासी। यहां पर भी आभासी वाला केस है और यहां पर भी आभासी वाला केस है। तो अब क्वेश्चन को समझ लीजिए।
मैंने आपको पूरा रिमाइंड करा दिया ताकि क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाए आपका। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी तो होता ही होता है, इसके अलावा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा हमारा? सीधा। तो इन दोनों ऑप्शन में से होगा, बड़ा या छोटा, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदर्शी दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, नेत्र लेंस पर बनता है। तो दो दोष होते हैं हमारे, एक दूरदर्शी दोष जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और एक होता है हमारा निकटदर्शी दोष जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें होता क्या, देखिए डायग्राम देख लीजिए। और दूरदर्शी दोष में जो है आपको दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देता है, और निकटदर्शी दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए इसके डायग्राम देख लीजिए, मैंने लगा दी आपके लिए ताकि क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ जाए। ये है आपका मायोपिया। ठीक है, यहां पर क्या है आपका? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, किरणें जो है पहले ही मिल जाती है रेटिना से पहले ही, रेटिना से पहले मिल जाएंगी। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना के बाद मिलती है। देखो रेटिना पॉइंट यहां होगा आपका, ये देखो बाद में मिल रही है, यहां पहले मिल जाती है आपकी। तो आप ऑप्शन बता दीजिए कौन सा हुआ। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैंने पूरा क्लियर भी कर दिया और ऑप्शन भी यहाँ है, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं इसका। ठीक है, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल होगा, मैं कमेंट में आपको यस नो में जवाब दे दूंगा कि सही है या गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, यानी ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। ठीक है, रेटिना पर तो बनेगा नहीं, नेत्र लेंस पर तो बनते ही नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में से चुनना आपको। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? किस दर्पण के सामने, दर्पण दो होते हैं आपके, अवतल और उत्तल। तो किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, व आकार में कुछ छोटा बनेगा। देखिए उत्तल लेते हैं तो उत्तल में सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। सीधा जो उल्टा जो बनेगा वो आपका किससे बनता है? उल्टा जो बनता है आपका वो अवतल से ही बनता है। तो अवतल इसका जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो देखिए प्रतिबिंब के आवर्धन से क्वेश्चन आया, आवर्धन को कहते हैं मैग्निफिकेशन, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है हमारा V/U। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सामने रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना बनता है, तो प्रतिबिंब 3 गुना है। ठीक है ना? तो अगर मान लो प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति है वो x है, ठीक है ना, x मीटर दूर रखा है, x सेंटीमीटर दूर, तो v कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब उसका 3 गुना बनेगा। 3 गुने से पता चल जाएगा आपको आवर्धन 3 है। अगर प्रतिबिंब किसी दर्पण का आवर्धन 3 है, वो क्या बोलते 3 गुना प्रतिबिंब बनाता, तो वो उसका आवर्धन ही हो गया एक तरीके से। तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें बिजली के बल्ब के तंतु का फिलामेंट बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, स्टील का बना होता है, टिन का बना होता है, टंगस्टन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री का सेक्शन हमारा शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री का सेक्शन देख लीजिए तेजी से। ये आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने। श्याम श्वेत का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो निगेटिव आते हैं फोटो, उसमें जो है कौन सा केमिकल यूज होता है? तो याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड इस्तेमाल होता है। ये फेरस सल्फेट है, ये लेड नाइट्रेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पता होना चाहिए, ये चौक का भी सूत्र होता है और ये अंडे के कवच का भी सूत्र होता है। यानी जहां जहां कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, उसका सूत्र ये होता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा।
ठीक है, 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो ये आया सक्रियता श्रेणी से, ठीक है, उसमें धातुएं होती हैं हमारी, मैं इधर लिख देता हूं, सक्रियता श्रेणी तेजी से देख लीजिए। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, फेरम होता है, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होती है, इस तरीके की धातु होती है। कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि डाउन दिख रहा होगा आपको। तो तेजी से सक्रियता श्रेणी पर नजर मार लीजिए ताकि क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके की धातुएं होती हैं, फिर और भी धातुएं होती हैं, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर हाइड्रोजन से नीचे जो होती हैं आपकी वो कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन से नीचे होती हैं हमारी विद्युत की चालक वाली धातुएं, जिसमें आ जाता है आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, लास्ट में प्लेटिनम और सबसे लास्ट में आता ओरम यानी गोल्ड, सोना। तो देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिए, जो धातु नीचे वाली धातुओं से ऊपर होगी वो नीचे वाले को विस्थापित कर देगी। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्व तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो हाइड्रोजन से जो भी ऊपर होगा वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। क्लोरीन, क्लोरीन तो अधातु है, ये तो ऑप्शन में नहीं शामिल होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तांबा, कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, ये कॉपर होता है हमारा, याद रखेंगे तांबा ही कॉपर है हमारा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। जस्ता, जिंक, जिंक ऊपर होगा आपका, जिंक लिया नहीं है हमने, जिंक भी ऊपर आएगा हमारा, तो जिंक आंसर हो जाएगा, ठीक है सी। सल्फर भी अधातु होता है तो ये भी नहीं लेंगे, तो ठीक है ना, अधातु को तो पहले हटा दो, जस्ता और तांबे में देखेंगे, ये हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, यहां तक कि जल से भी विस्थापित कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? द्वितीय समूह, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। देखिए आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, इस तरीके का होता है। तो ये इस तरीके से जो खड़ी स्तंभ होते हैं, लाइनें होती हैं खड़ी वाली, ये हमारी कहलाती हैं समूह। क्या कहलाती हैं? समूह। और ये टोटल होते हैं हमारे 18, और इस तरीके से होते हैं आवर्त, ठीक है, वो होते हैं हमारे 7। कितने होते हैं? 7। तो 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में और 18 वर्ग होते हैं, वर्ग या समूह भी हम कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह में आएगा? द्वितीय मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो दूसरे में कौन आते हैं? देखिए यहां पर होता है हाइड्रोजन से शुरू होता हलीना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो दूसरे में कौन आ रहा है? बेटा मांगे, लिथियम पहले में आ जाता है, ठीक है। दूसरे में कौन आएगा? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखना चाहें आप, देखो मैं इधर दिखा देता हूँ, टेबल तो यहाँ पर लगा हुई होगी हमारी, पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं आप। देखिए ये आ गई पीरियोडिक टेबल हमारी, ये है हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसकी ट्रिक होती है हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसकी ट्रिक ये होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो मैग्नीशियम आ रहा है आपका द्वितीय वर्ग में, ठीक है ना, ये पहला हो जाता है हमारा वर्ग और ये दूसरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है ये देख लेंगे। देखिए इसका एक डी ऑप्शन शायद कटिंग में रह गया, मैं यहाँ को ऐड कर देता हूँ, इसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरीके से, ये ऑप्शन होंगे शायद। तो क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। तो संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या नहीं होगा आपका? चतुष्फलकीय संरचना भी होती है और कार्बन कार्बन के बीच में जो 109 डिग्री 28 सेकंड का कोण भी बनता है हमारा,
डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। सही है। चलिए ये हमारे केमिस्ट्री के भी ऑलमोस्ट हो ही गए, थोड़े से और रह गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं केमिस्ट्री के, उसके बाद ही हमारा सेक्शन पूरा होने वाला है। तेजी से देख लेंगे इसको हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, ये लिखा हुआ है देखो डी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो हमने उधर ही लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाइए। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, इधर लिख देता हूं मैं आपका, CH3CH2OH। तो मैथ एथ, तो ये वर्ड रूट बन गया हमारा एथ, सिंगल बॉन्ड होता है एथेन, ओल की आवाज लगाएंगे एथेनॉल। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एथेनॉल। सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 13 क्वेश्चन पर आ जाइए। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो देखिए पीएच स्केल होती है हमारी 0 से 14 तक, बीच में होता है मिड पॉइंट 7। तो 7 और 0 के बीच में जो आते हैं वो एसिड आते हैं यानी कि अम्ल आते हैं, और 7 और 14 के बीच में जो आते हैं वो हमारे क्या आते हैं? बेस यानी कि क्षार आते हैं। ठीक है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा आपका? 7 से अधिक होगा। 7 उदासीन का होता है, 7 से अधिक क्षार का होता है, 7 से कम अम्ल का होता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है पूरी हो गई सीरीज एमसीक्यूज की। अब सेक्शन रह गया है हमारा उपखंड 3rd। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है सोपोषी पोषण के लिए? देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो देखिए सोपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? सोपोषी पोषण वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन कर रहे हो, रिप्रोड्यूस करते हैं फूड को हम। तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण, उसमें आपको CO2 चाहिए। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है CO2, H2O लिया जाता है, क्लोरोफिल और सनलाइट होती है हमारी, क्लोरोफिल और सनलाइट, और क्या बनता है हमारा? C6H12O6 बनता है, मंड बनता है स्टार्च आपका। सही है ना। चलिए इस तरीके की होती है। तो आपको देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य यानी हमारा जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में, या इन सभी में? तो रंध्रों में पाई जाती है। स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, स्टोमेटा रंध्र। सही है, स्टोमेटा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं तेजी से। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। तो बताइए कौन सा होगा? कायिक प्रवर्धन होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता। इसमें क्या होता है? पौधे के डिफरेंट पार्ट से जो है क्या हो जाता है? नए पौधे बन सकते हैं। जैसे पौधे के हर भाग में क्षमता होती है कि वो नया पौधा बना सकता है। डाली यानी शाखाएं काट के आप बो सकते हैं, कलम लगाते हैं तना काट के, और पत्तियों से भी नया पौधा उग सकता है। ठीक है ना, तो हर जड़ से भी उग जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो होगा वो क्या होगा? आपका प्रकलिका होगा। प्रकलिका होता है कली जो आपकी बन रही है, तो जो उससे जो है ज्यादा जा जाएगा आपका। बाकी तने से भी बन जाएगा आपका, पत्ती से भी नया पौधा बन जाता है, जड़ से। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तने में जैसे गन्ने में तना बोते हैं, गुलाब भी जो है तने की कटिंग करके कायिक प्रवर्धन के द्वारा हो जाएगा। जड़ में मेंथा बोते हैं हम। ठीक है ना। ऐसे आपको बताना कमेंट में कि पत्ती के द्वारा कौन सा पौधा जो है उगाया जाता है, ब से स्टार्ट होता है उसका नाम, कमेंट में बताना आप लोग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको कमेंट में बताना है कि पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस पौधे में होता है, यानी पत्ती के द्वारा कौन सा पौधा बन सकता है। ठीक है ना।
सब पौधों की पत्तियों में ये क्षमता नहीं होती कि पत्ती बो देंगे नया पौधा हो जाएगा, लेकिन कुछ पौधे होते हैं। 17 जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट क्या होता है? मेल गैमिट, रिप्रोडक्शन में बताया था आपको, और फीमेल गैमिट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में क्रॉस होता है तो द्विगुणित संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ये द्विगुणित होती है, ठीक है। द्विगुणित का मतलब है 2x, डबल न्यूक्लियस होंगे इसमें आपका। चलिए, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग, ठीक है, बडिंग बोलते हैं इसको। तो बडिंग भी क्या है? एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, यानी कायिक जनन है। और ये किस में पाया जाता है ये आपको बताना, प्लेनेरिया में, लीशमानिया में, हाइड्रा में। तो देखो, कायिक प्रवर्धन की या अलैंगिक, यहाँ अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन, कई तरीके से होता है। मुकुलन होता है, विखंडन होता है, पुनरुद्भवन होता है, ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो दो इसमें खास नाम है, आपको क्वेश्चन में आते हैं सिलेबस में। एक तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में जो होता है पुनरुद्भवन के द्वारा पाया जाता है। प्लेनेरिया में जो पाया जाएगा वो पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। क्या पाया जाएगा आपका? रीजनरेशन, ठीक है ना। और हाइड्रा में जो पाया जाता है वो मुकुलन पाया जाता है। यानी हाइड्रा में पहले मुकुल बनते हैं, मुकुल मतलब बड, कली, फिर वो अलग टूट जाती है, फिर नया हाइड्रा बन जाता है। हाइड्रा जो है एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक एनिमल में आता है। चलिए, तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब वो क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। एक प्लेनेरी का भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो 18 का जो हो जाएगा हमारा हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा इज द राइट आंसर। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म कहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु जब दब गए थे उनके जो अवशेष मिलते हैं पृथ्वी से, उनको जीवाश्म बोलते हैं। और इससे जो है जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो नहीं, सौर ऊर्जा ये भी नेचुरल है, जल विद्युत ये भी नहीं है, तो कोयला। कोयला जो है वो जीवाश्मों से प्राप्त होता है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें आपके जीवाश्मों से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है ना। मादा, देखो, मानव में मादा जनन तंत्र यानी फीमेल वाले कौन से पार्ट नहीं है? अंडाशय, ये भी फीमेल में ही बनता है। अंडाशय वो जगह होती है जहां पर जो है अंड बनेगा यानी ओवम बनेगा। गर्भाशय ये भी होता है, यहाँ पर जो है भ्रूण जो है पलता है। डिंब वाहिनी भी बनती है। डिंब वाहिनी नली होती है जहां से वो निकल कर आते हैं अंडाणु। शुक्रवाहिका, यहाँ से शुक्राणु निकलते हैं। तो ये जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। तो ये था हमारे 20 स्पेशल एमसीक्यूज, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये आप बोर्ड में हेल्प जरूर करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अब। देखिए, ये हमारे टेस्ट के क्वेश्चन थे कुछ, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। जो टेस्ट हुआ था ऑफलाइन उसमें पूछे गए थे हमारे, हमसे पूछा गया उपापचय अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? उपापचय अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? उपापचय अभिक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं यानी जैव प्रक्रम होते हैं। कुछ में जो है जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूटते हैं, ठीक है। और कुछ में जो है सरल यौगिक जो है जटिल यौगिकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। रिस्पिरेशन होती है, एक श्वसन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? रिस्पिरेशन, श्वसन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें क्या होता है? इसमें जटिल यौगिक जो ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में C6H12O6, ये सरल यौगिकों में टूट जाता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी ऑक्सीकरण, और फिर ये आपका CO2 बनाता है, H2O बनाता है, प्लस एनर्जी बनाता है। H2O बनाता है प्लस ये एनर्जी देता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जटिल यौगिक, ये एक एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन किसका? उपापचय का। जटिल यौगिक है ये जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं।
और ये आपके सरल यौगिक हैं, सिंपल कंपाउंड, छोटे छोटे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है सरल यौगिक किस में कन्वर्ट हो गए, जटिल यौगिक में। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे उपापचय के। ठीक है, और इसमें भी दो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा, देखो उपापचय, उपचय और अपचय मिलकर बनता है ये। उपचय मतलब ऑक्सीडेशन, उपापचय और अपचय मतलब रिडक्शन हो जाता है, नहीं अपचयन हो जाता है। तो हमको कैसे लिखना है, देखो सुन लीजिए, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, जब भी आ जाए उपापचय से आप क्या समझते हैं। उपापचय वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, सरल यौगिक जटिल यौगिकों में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, आपके उपापचय कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे जैसे रेस्पिरेशन, और ये होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाएगी और हम जो और क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, सभी जैव प्रक्रिया रुक जाएंगे, सभी इस पर डिपेंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। सजीव के निर्धारण के लिए मापदंड लिखिए। तो सजीव को कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, देखिए सजीव रिप्रोडक्शन करेगा, आपका जनन क्षमता पाई जाएगी इसमें, इसके अलावा इसमें वृद्धि भी होगी, ग्रोथ होती है इसमें। ठीक है, ये श्वसन भी करेगा, रेस्पिरेशन होगा, ये भी इसका मापदंड है। न्यूट्रिशन करेगा, पोषण बोलते हैं इसको, ये भी इसका मापदंड है। तो इसके पॉइंट बना के इस तरीके से लिख देंगे, सही है। तो ये है जीव सजीव के निर्धारण के लिए मापदंड। कंप्लीट द रिएक्शन, ग्लूकोज पाइरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज और पाइरुवेट बन रहा, इसके आगे क्या बनेगा, तो देखिए ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऑक्सीजन मिल जाए डायरेक्ट तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ग्लूकोज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पाइरुवेट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको नोट कर लेना आप, मैं मिटा रहा हूं। इसमें दो एग्जांपल लिए थे हमने, एक श्वसन लिया था यानी रेस्पिरेशन, और एक लिया था प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लें। इसमें आपका बनेगा CO2 और H2O नहीं बनेगा, यहां पर यहां एथेनॉल बन जाता है, C2H5OH। क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, ये कंपाउंड आएंगे यहां पर। चलिए अब आ जाइए दंत क्षरण। दंत क्षरण में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है दांत खराब हो रहे हैं। यहां पर जो दांत होते हैं हमारे, तो सीधे से ये बताता है कि दांत के खराब होने के या नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं हमारे, उसमें दांत की पर एक लेयर चढ़ हुई होती है, उसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं उसको, इनेमल की परत चढ़ हुई होती है। ठीक है, इनेमल की लेयर होती है इंग्लिश में कहीं तो उसको। जब हम खाना खाते हैं तो एसिड के कांटेक्ट में आकर ये जो है घिस जाती है, इनेमल लेयर क्या हो जाती है हमारी, घिस जाती है। कब घिस जाती है, जब हम फूड खाते हैं, और फूड में क्या होते हैं, कुछ ज्यादातर एसिडिक वाले फूड जिसमें एसिड शामिल हो, और दांत हम साफ ना करें तो फिर क्या होगा, ये दांत की जो लेयर है ये घिस जाएगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन ये है, कमेंट में ये बताना कि दांत किस किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत का रासायनिक संगठन बताइए, इसे हम कहेंगे रासायनिक संगठन। ठीक है, यानी दांत में कौन कौन सा पदार्थ होता है। बहुत से अनपढ़ आदमी बता देगा आपको, एक तो, दूसरा हो सकता ना बताए। दो मुख्य रूप से होते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाश अनुवर्तन बहुत सिंपल है।
मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई घर है और यहां पर रखा है, यहां पर लगा हुई है विंडो, क्या लगा हुई है यहाँ पर, विंडो, और यहां से आती है इस घर में लाइट, क्या आती है, लाइट आती है, और यहां पर है एक प्लांट, क्या है, एक प्लांट। तो जो प्लांट है वो ग्रोथ जो करेगा वो प्रकाश की तरफ को करेगा, तो पौधे जो वृद्धि करते हैं वो प्रकाश की तरफ को करते हैं मोस्टली, ठीक है, सामान्य रूप से, और जड़ जो है वो अपोजिट साइड करेगी, जमीन के भी अपोजिट, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है वो नीचे की ओर जाएगी। तो क्या करेंगे आप, हमसे पूछा प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, तो सीधी सी बात है, पौधे जो होते हैं सामान्यतः किधर की ओर वृद्धि करते हैं, जिधर से प्रकाश आता है उधर की ओर वृद्धि करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भारी काम नहीं था हमारा, ये थे हमारे कुछ टेस्ट सॉल्यूशन के क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूले की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे। आज की हम क्लास यहीं पर लेंगे, यहीं तक लेंगे। मैं आपको फॉर्मूले रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए इसमें काफ़ी आपको टर्म सीखने मिलेंगी, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे आवेश के बारे में सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे आप धारा के बारे में, विद्युत धारा, करंट बोलते हैं इसको, और फिर पढ़ेंगे आप विभव के बारे में, ठीक है, फिर पढ़ेंगे आप विभवांतर के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे आप प्रतिरोध के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें और भी टर्म आती है, और आती है विद्युत ऊर्जा आती है हमारी, विद्युत ऊर्जा, और इसके बाद आप पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, ठीक है, और पढ़ेंगे आप विद्युत ऊष्मा, और यूनिट निकालने का फॉर्मूला आता है हमारा, यूनिट की संख्या, बिजली का जो यूनिट आती है हमारी, तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला जो है हमारा आता है। तो ये इसमें बेसिक टर्म है आपकी, ये यही सिलेबस है, और इस चैप्टर में हमें जो टारगेट करना है वो किसको टारगेट करना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले को टारगेट करना होता है। चलिए तेजी से देख लीजिए, Q बराबर होता है हमारा IT, ठीक है, करंट और टाइम के प्रोडक्ट को हम आवेश कहते हैं, यानी चार्ज कहते हैं। धारा, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा Q/T, T इसके डिवाइड में आ जाएगा, I निकालेंगे। विभव वोल्टेज होता है W/Q, सही है। विभवांतर भी यही होता हमारा, सेम हो जाएगा, डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे हम। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है हमारा L/A, और उसके बाद होता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हम शो करते हैं W से, ठीक है, किससे शो करेंगे हम, W से कर सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन इस तरीके से होती है, जो ऊर्जा आपके घर में जो है खर्च होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, यानी खर्च की गई हमारे घर के परिपथों में खर्च की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर VQ, ठीक है। विद्युत शक्ति होती है P बराबर होता है W/Q, W/T, यानी किसी समय में खर्च की गई ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत ऊष्मा इसी से फॉर्मूले ड्राइव होकर आएंगे, कन्वर्ट होकर आएंगे जूल के नियम के अकॉर्डिंग, और यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करेंगे, और हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी मोस्टली साइंस की, वो न्यूमेरिकल की रहेगी, और उसमें भी जो है हम किसका, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है हमारा विद्युत वाला, इसको हम टारगेट करेंगे, सही है ना। तो इसके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले आसानी से याद होंगे आपको अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।